हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो मल्टीपल रिपोर्ट्स आ रही हैं जहां पर हम इंपोर्ट्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कि पहली रिपोर्ट रफाल को लेकर है, जहां पर लेटर ऑफ रिक्वेस्ट जो है ये इशू किया जाना है। उसके बाद आरएफपी इशू करी जाएगी। फिर हमारे जो एयर चीफ मार्शल हैं वो नेक्स्ट मंथ विजिट कर रहे हैं फ्रांस। फिर हमारे प्रधानमंत्री विजिट करेंगे। कुछ प्रोग्रेस वहाँ पर देखी जा रही है और अल्टीमेटली जो कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग है वो इस ईयर के एंड तक या फिर इस फाइनेंशियल ईयर के एंड से पहले पहले करने का प्रयास किया जाएगा। फिर अभी आमका को लेकर अपडेट आया। सुबह ही हमने बात करी कि जो आरएफपी है प्रोटोटाइप मैन्युफैक्चरिंग को लेकर वो रिलीज़ करी जानी है। करीबन 5 प्रोटोटाइप बनेंगे और अगर आप द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट की बात करें तो 2032 तक ये सारे प्रोटोटाइप्स तैयार हो पाएंगे। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि कम से कम 4-5 साल आप वहाँ पर ऐड करके चलिए टेस्टिंग और ट्रायल्स के लिए। और 2035-36 से पहले तो एयरक्राफ्ट आपको नहीं मिलने वाला है। तो अब यहाँ पर सवाल पूछे जाते हैं कि ये रफाल क्यों लिया जा रहा है, और अगर आम का इतना लेट आएगा फिर हम बीच में स्टॉप किया, फिर जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म की बात क्यों कर रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी खुद की कैपेबिलिटी समझें, अपनी लिमिटेशंस भी समझें और उसके हिसाब से प्लान्स को आगे लेकर चलें। तो डोमेस्टिक फाइटर प्रोग्राम्स की अगर हम बात करें, जिसमें तेरस मार्क 1A का प्रोग्राम है, तेरस मार्क 2 का प्रोग्राम है और आमका का प्रोग्राम है, उसमें हम अच्छी खासी प्रोग्रेस तो कर रहे हैं और ज़्यादातर एलआरयूज़ को लेकर हम डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे हैं। आरएनडी भी हमारा अच्छा चल रहा है, पर एक कोर टेक्नोलॉजी वहाँ पर मिसिंग है जो कि जेट इंजन की है, और उसके बिना आप एयरक्राफ्ट फ्लाई नहीं करा सकते। तेजस एक प्राइम एग्जांपल है जहाँ पर बाकी इश्यूज हम सॉर्ट कर भी लें, लेकिन बिना इंजन के एयरक्राफ्ट डिलीवर हो ही नहीं सकते। इतने साल से हम वेट कर रहे हैं, 30 एयरफ्रेम हम बनाकर बैठे हुए हैं। तो अगर जो पेंडिंग इश्यूज हैं उनको हम सॉर्ट कर भी लें, तब भी ये 30 एयरक्राफ्ट डिलीवर नहीं कर सकते क्योंकि हम डिपेंडेंट हैं। तो ये एक्सेप्ट करना ज़रूरी है कि जब तक हम जेट इंजन जैसी टेक्नोलॉजी को मास्टर नहीं कर लेंगे, जब तक वहाँ पर हम सेल्फ रिलायंट नहीं हो पाएंगे, तब तक हमारे डोमेस्टिक प्रोग्राम्स जो हैं ये बाहर से आ रहे इक्विपमेंट्स की मर्जी पर रहेंगे। अनफॉर्चुनेटली जब बात जेट इंजन की आती है तो ये एक ऐसी फील्ड है जहाँ पर अगर आप आरएनडी स्टार्ट कर रहे हैं तो 10-12 साल कहीं नहीं गया है। बाकी इसमें एक और अनफॉर्चुनेट सिनेरियो जुड़ जाता है और वो ये है कि हम अभी तक पार्टनर ही डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि किसके साथ मिलकर हमको आगे बढ़ना है और इंजन पर काम करना है, ताकि हम जल्द से जल्द इस इंजन को डेवलप कर पाएँ। तो ये कुछ हमारी मिस्टेक्स भी हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस भी हमारे अगेंस्ट में हैं। जेट इंजन एक काफ़ी क्रूशल टेक्नोलॉजी है और जल्दी कोई शेयर नहीं करना चाहता है, तो बहुत मुश्किल होता है ऐसे पार्टनर को ढूंढ के लाना जो कि आपके साथ ये क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज शेयर कर सके। तो वहाँ पर नेगोशिएशन में समय लगता है, पर फिर भी प्रयास करना चाहिए कि जल्द से जल्द हम कर पाएँ। तो जेट इंजन हमारे लिए गले की हड्डी बना हुआ है। अगर एयरफोर्स पूरी तरीके से तेजस मार्क 2 और आमका के प्रोग्राम में कमिट कर भी देती है तो वहाँ पर गारंटी नहीं है कि अमेरिका का सपोर्ट हमेशा बना रहेगा। तो यहाँ पर हम नेगोशिएट कर रहे हैं F404 इंजन्स को इंडिया में मैन्युफैक्चर करने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अमेरिका 100% आपको मैन्युफैक्चरिंग टीओटी नहीं प्रोवाइड करा रहा है, ना ही आप इस इंजन को कम्प्लीटली लोकली सोर्स करेंगे। कुछ पार्ट्स के लिए आप हमेशा यूएस पर डिपेंडेंट रहेंगे, और अगर यूएस से रिलेशन ख़राब होते हैं और वो जेट इंजन्स के सपोर्ट को प्रोवाइड कराना बंद कर देता है तो आपके सारे डोमेस्टिक प्रोग्राम बैठ जाएंगे, और ये रियल थ्रेट है। बेहतर प्लानिंग अगर यहाँ पर करी गई होती तो कम से कम हम चीज़ों को वर्सेटाइल करने की कोशिश करते, और अगर तेजस मार्क 1A में अमेरिकन इंजन लग रहे हैं तो कम से कम तेजस मार्क 2 और आमका प्रोग्राम में हम दूसरे इंजन्स को लगा सकते थे। लेकिन यही L1 L2 के चक्कर में अमेरिकन इंजन्स को ही चॉइस बनाया गया, जो कि अल्टीमेटली हमारे गले की हड्डी बन गया है। और अब अगर आप डिज़ाइन में चेंजेस करते हुए नए इंजन्स को लाने की बात करेंगे तो और ज़्यादा समय हम यहाँ पर वेस्ट करेंगे। अनफॉर्चुनेटली इंडियन एयरफोर्स की जो कंडीशन है, जिस तरीके की एक्टिव फ्लीट हमारे पास है, हम ये डिले अफोर्ड नहीं कर सकते। पहले ही स्क्वाड्रन संख्या नीचे जा चुकी है, बाकी जो एयरक्राफ्ट एक्टिव भी हैं वो बिल्कुल रिटायरमेंट की कगार पर हैं। आप MiG-29, मिराज 2000 और जैगुआर्स को 10 साल तक रेलेवेंट रखना चाहते हैं, क्योंकि पहले ही आपके प्रोग्राम्स में डिले है और वो करने में भी हमको परेशानी आएगी। उससे ज़्यादा तो हम खींच ही नहीं सकते। जैगुआर्स के पार्ट्स को लेकर हम आज भी टेंडर निकाल रहे हैं क्योंकि OEM से सपोर्ट आना बंद हो गया है। सेम चीज़ मिराज के साथ भी होने वाली है। तो एयरफोर्स के लिए आगे कुआं पीछे खाई वाली बात हो गई है। अगर वो डोमेस्टिक प्रोग्राम को कमिट भी करते हैं तो वहाँ पर कोई गारंटी नहीं है कि वो प्लेटफॉर्म्स समय पर मिल जाएंगे। समय पर मिल भी गए तो मिलते रहेंगे, इसकी गारंटी नहीं है। यूएस जैसे कि हमने बताया रिलायबल पार्टनर नहीं है, तो कोई चारा बचता नहीं है
और स्टॉप गैप्स देखने पड़ते हैं, जो कि एक्चुअली स्टॉप गैप नहीं है, ये रीअश्योरेंस की तरह है, जहाँ पर कैपेबिलिटी आती रहेगी, ये इसको इंश्योर करेंगे। अगर तेजस मार्क 2 समय पर नहीं आता है तो कम से कम रफ़ाल आते रहेंगे, इसलिए रफ़ाल देखे जा रहे हैं। सिमिलरली अगर आम का समय पर नहीं आता है तो कम से कम बीच में जो भी एयरक्राफ्ट लिया जाएगा, चाहे Su-57 हो या F-35 हो, वो आता रहे, ये इंश्योर किया जाएगा, ताकि कम से कम जो स्क्वाड्रन संख्या बेयर मिनिमम हम मेंटेन करना चाहते हैं वो मेंटेन रहे। बाकी पास्ट में हमने जो मिस्टेक्स करी हैं उनसे हमें सीखना भी ज़रूरी है, जैसे कि कावेरी प्रोग्राम को जो हमने तेरे से डीलिंग कर दिया वो नहीं करना चाहिए था। इस प्रोग्राम को हमें प्रॉपरली परस्यू करना चाहिए था, जो फंड्स रिक्वायर्ड थे वो देने चाहिए थे, तो शायद तेजस मार्क 1A के लिए जनरल इलेक्ट्रिक के F404 इंजन का एक ऑल्टरनेटिव हमारे पास होता, पर वो चीज़ हमने करी नहीं। अभी भी कावेरी 2.0 को एक ऑप्शन की तरह देखा जा रहा है, जो कि परस्यू किया जा सकता है, और हमें ऐसा लगता है कि ये किया भी जाना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म अगेन हम यूएस पर रिलाई नहीं कर सकते। तेजस मार्क 2 और आमका में जो इंजन लगने वाले हैं उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर हम इंजन को डेवलप कर रहे होंगे, लेकिन तेजस के साथ ये केस नहीं है, इसलिए कावेरी इंजन को परस्यू करना अभी भी उतना ही ज़रूरी है। बाकी क्या स्टॉप गैप लेना गलत है? उसकी जगह हमें डोमेस्टिक प्रोग्राम्स को परस्यू करना चाहिए। अभी हमने एक्सप्लेन किया, स्टॉप गैप्स जो है ये मजबूरी हैं, और ये खाली स्टॉप गैप नहीं है, ये रीअश्योरेंस है कि अगर कुछ नहीं भी होगा तो कुछ होगा, क्योंकि कुछ नहीं होगा ये कंडीशन एयरफोर्स एक्सेप्ट नहीं कर सकती, वो हालत नहीं है। तो हाँ, यहाँ पर 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म्स को भी हमें प्रिक्योर करना चाहिए रफ़ाल के साथ। पैसा कहाँ से आएगा ये गवर्नमेंट जाने, ऑल्दो अभी तक जो डोमेस्टिक प्रोग्राम्स हैं उनमें किसी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ करके इंपोर्ट्स किए जा रहे हैं, ये नहीं देखा गया है, जो कि अच्छी चीज़ है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए, लेकिन कैपेबिलिटी का समय पर होना भी ज़रूरी है। आम का अपना समय लेगा और हमें देना भी चाहिए। ऐसे प्रोग्राम्स को हमने पहले अंडरटेक नहीं किया है, तो ये चीज़ मान कर चलनी चाहिए कि ऐसे प्रोग्राम में समय लगेगा। कैपेबिलिटी मेंटेन करने के लिए अब बाहर से प्लेटफॉर्म्स लाइए, उन्हें इंडिजनाइज करने की कोशिश करिए, ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल उनका रखने की कोशिश करिए, जैसे कि रफ़ाल के केस में ICD डिमांड किया जा रहा है। सेम चीज़ Su-57 या फिर F-35 के साथ हो सकती है। F-35 के साथ थोड़ी अनलाइकली लगती है, Su-57 के साथ हो सकती है। ये करने की कोशिश हमें करनी चाहिए और आमका को अपना स्वीट टाइम देना चाहिए, वहाँ पर समय लगेगा। तो सेल्फ रिलायंस गोल होना चाहिए, पर टाइमलाइन को लेकर हमें रियलिस्टिक होकर चलना पड़ेगा। आप एकदम से डिमांड करना चाहेंगे तो नहीं होगा, उसको आपको अपना समय देना पड़ेगा। तो आप एकदम से लार्जेस्ट इंपोर्टर से कंप्लीट डोमेस्टिक इंपोर्ट्स पर नहीं जा सकते। इंडस्ट्री ग्रो होने में समय लगता है, कम से कम 10-15 साल आपको देना ही पड़ेगा। पर उस टाइम पीरियड में इसका मतलब ये नहीं है आप कैपेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज़ करके बैठ जाएंगे। पर हाँ, साथ में रिक्वायरमेंट एग्जिस्ट करती है कि जो पास्ट में गलतियाँ करी गई हैं उसको भी एक्सेप्ट किया जाए, क्योंकि अगर वो ना करी गई होती तो आज ये हालत ना होती। कावेरी एक एग्जाम्पल है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।